सभी विद्यार्थी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। विद्यार्थी का जैसा कि आप ज्ञात है कि बीते क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में, उनके अधिकार, उनका निर्वाचन की प्रक्रिया, उनकी पदमुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है या एक शब्द का जो आंसर क्वेश्चन के रूप में तैयार हो सकता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग शब्द भी एक लाइन में लिखा जा सकता है। संविधान का और अच्छा लिखना है तो संविधान के उल्लंघन के आरोप में महासंसद के द्वारा पास महाभियोग प्रस्ताव के जो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो उसे आप वन वर्ड में या वन पंक्ति सेंटेंस में आप जैसे भी आपको बेहतर हो ऐसे लेखन शैली रहेगा, यकीनन तौर पर एक में एक नंबर आएगा। महाभियोग केवल लिख देंगे तो एक नंबर आ भी सकता है, और यदि विद्यार्थी ऐसा सभी लिख दिया तो नंबर को कटौती भी कर सकता है। वो निर्भर करता है उस वक्त की जांच की परिस्थिति पर। तो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित देख रहे थे। राष्ट्रपति का एक अधिकार है, इसे बोलते हैं आपातकालीन अधिकार। उसे क्या बोला गया? उसे आपातकालीन अधिकार बोला गया। आपातकालीन अधिकार 3 प्रकार का होता है। ये अधिकार कितने प्रकार का हुआ? तो आपातकालीन अधिकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा को बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, या इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरा को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। तीनों का अलग अलग अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? जब देश पर विदेशी आक्रमण, देश पर विदेशी आक्रमण, देश पर विदेशी आक्रमण या विदेशी आक्रमण की संभावना हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा। किसकी सिफारिश पर? तो मंत्रिमंडल। ध्यान रखना है कि पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। अनुच्छेद 352 में कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। यहां कैसे होगा? यहां है क्यों लगाया जाएगा? यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो, तो किसके सिफारिश पर? तो राज्यपाल के सिफारिश पर। राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये कब लगाया जाएगा? आर्थिक कारण के आधार पर लगाया जाएगा। किसके सिफारिश पर?
तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर लागू किया जाएगा। तो तीनों को लागू करने का क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का कारण क्या है, या किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा? तो देश पर विदेशी आक्रमण हो चुका हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो, या विदेशी आक्रमण की संभावना हो। किसके सिफारिश पर लागू किया जाएगा? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से लागू किया जाएगा। संवैधानिक आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लागू किया जाएगा? अनुच्छेद 356 के आधार पर लागू किया जाएगा। किसके सिफारिश पर? तो राज्यपाल के सिफारिश पर। कारण क्या होगा? राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 360 के आधार पर। कारण आर्थिक कमजोरी, आर्थिक दुर्बलता, आर्थिक विफलता, कुछ भी वहां पर हो सकता है। किसके सिफारिश पर? तो मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर। ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का 3 प्रावधान है। तीनों प्रावधान को आपको एक साथ जो है सो यहां पर दे दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों संसद से 2/3 बहुमत से पास हो जानी चाहिए। 2/3 बहुमत से पास हो, इसके लिए है 60 दिनों के अंदर संसद से पास हो जानी चाहिए। और यहां भी कहता है कि 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। तो एक में 30 दिन और अन्य दोनों में 60 दिन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट हो चुका है। तो विदेशी आक्रमण के आधार पर ये कब तक लागू रहेगा? ये अनिश्चित काल तक लागू रख सकते हैं। इसको जो है अनिश्चित काल तक लागू रख सकते हैं। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रख सकते हैं। और इसे भी अनिश्चित काल तक लागू रख सकते हैं। अब देखिए, तीनों को एक साथ क्वेश्चन किसी पर पूछे, आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे पाओगे, क्योंकि तीनों को एक साथ आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। ये था आपका राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार। अब चलिए, उपराष्ट्रपति से तो खैर क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लें क्या उसका हो सकता है। उपराष्ट्रपति, देखिए चलिए, एक विद्यार्थी का एक क्वेश्चन था नवनिर्वाचित। अब देखिए, नवनिर्वाचित शब्द का तो कितने हैं, तो उसके लिए प्रयोग करना होगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा, विधानसभा, वहां तो लाइन को स्पष्ट करना होगा। लेकिन हमारे चलिए लोकसभा का भी चुनाव 2024 में संपन्न हुआ। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। तो नवनिर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 543, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता जिन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता इन्हें निर्वाचित करता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी 543 का निर्वाचन होता है। अब
पड़ोस में देखिए झारखंड है, वहां पर भी अभी चुनाव संपन्न हुआ। तो झारखंड में सीट की संख्या कितना, 81 है। महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ तो महाराष्ट्र में 288 है। अभी देखिए दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली में 70 है। तो अलग अलग जगह निर्भर करता है कि वो प्रश्न कहां से है। लोकसभा से पूछा गया, राज्यसभा से पूछा गया, विधानसभा से, विधान परिषद, वो तो निर्भर करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। केवल नवनिर्वाचित, तो किसका नवनिर्वाचित, अभी तो नया निर्वाचित विधान, झारखंड विधानसभा का हुआ, अभी हरियाणा का चंद दिन पहले हुआ। हरियाणा में 90 सीट है, हरियाणा में 90 सीट है। वो तो निर्भर करता है क्वेश्चन की प्रकृति पर। चलिए, अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य को लिखा गया है। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद का गठन किया जाना, उपराष्ट्रपति के पद का गठन किया जाना अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पदाधिकारी होता है, एकमात्र ऐसा पदाधिकारी होता है जो राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हुए भी वह राज्यसभा का सभापति का कार्य करता है। तो ये गैर सदस्य होते हुए भी, गैर सदस्य होते हुए भी राज्यसभा में निर्णायक मत देता है। कोई भी सदस्य जो है मत केवल वही देता है जहां का वह मेंबर है, लेकिन सदस्य बनने, मत देने के लिए, वोट देने के लिए मेंबर होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप वोट देते हैं। उसी प्रकार जो लोकसभा का मेंबर है वही लोकसभा में वोटिंग करेगा, जो राज्यसभा का मेंबर है वही राज्यसभा में वोटिंग करेगा। लेकिन ये अपवाद है कि उपराष्ट्रपति गैर सदस्य होते हुए भी राज्यसभा में बैठक की अध्यक्षता करेंगे और निर्णायक मत देंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब उसे राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होगा और उस समय उसे महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि समान अवस्था में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। चलिए, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, तो इसके लिए कोई जरूरत अलग से है नहीं। उपराष्ट्रपति की योग्यता भी जैसे राष्ट्रपति में था, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये सभी जो है उपराष्ट्रपति पर भी प्रभावी होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में ही है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी अनुच्छेद 66 में ही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, राष्ट्रपति का भी चुनाव था एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। एक निर्वाचित मंडल के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य शामिल होता है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का केवल निर्वाचित जो इलेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ इलेक्टेड हूं या नॉमिनेट हूं, मनोनीत हूं, दोनों शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा नहीं होता है। केवल संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदस्य का सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों का सभी सदस्य उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होता है ना। ये था उपराष्ट्रपति से जुड़ा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को, चलिए पहले उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया देख लें। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति को अविश्वास उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। लेकिन इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव लाए जाने की क्या है कि कम से कम 14 दिन पहले सूचना मिल जानी चाहिए। किसको? उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना मिल जानी चाहिए कि अमुक आरोप में आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कहाँ लाया जाएगा? पहली बार इसे लोकसभा में ही पहली बार इसे राज्यसभा में ही लाया जाए। अर्थात इनके खिलाफ पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा। राज्यसभा के बाद इस प्रस्ताव को कहां भेजेंगे? तो लोकसभा में भेजेंगे और दोनों सदनों के बहुमत से पास होनी चाहिए। लेकिन पहली बार राज्यसभा में ही प्रस्ताव आएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी किसको देंगे? तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर उपराष्ट्रपति होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर होते हैं। अनुच्छेद 70 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, यह जो है दोनों पद रिक्त हो, तब क्या होगा? तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, तो वो विवाद कहाँ जाएगा? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। वो विवाद कहाँ पहुंचेगा? तो वो विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही वह विवाद को प्रस्तुत किया जाएगा। वो विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो अनुच्छेद 71 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? तो अनुच्छेद 71 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। स्पष्ट हो गया? चलिए अगला जो हम लोग को अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है प्रधानमंत्री संघ का मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। अब देखिए मंत्री परिषद से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे हल कर सकते हैं, बस एक बार ध्यान से सुन लें। उससे जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न को बड़े ही आसानी से, सरलता से, सुलभता से, कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर सकते हो। सीमित समय में कैसे उसका सदुपयोग करके अच्छे अंक प्राप्त करना है, इस बात को हरदम ध्यान में रखना है। समय का सदुपयोग करें। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है, क्या 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए अपनी सलाह के लिए राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेंगे। मंत्री परिषद का गठन करेंगे और मंत्री परिषद की सलाह से ही, मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति
अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। अपने मन से नहीं करना है। अनुच्छेद 53 जो आपने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है, इस शक्ति का प्रयोग वो मंत्री परिषद के सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेंगे? किसे नियुक्त करेंगे? जो लोकसभा का बहुमत दल का, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेंगे? वो संघ का मंत्री को नियुक्त करेंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति। कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई जिज्ञासा, कहीं को कुछ कंट्रोवर्सी दिख रहा हो तो अपने कमेंट के माध्यम से आप विचार रखें। अपने कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। कमेंट के माध्यम से पर्दे के पीछे रहकर भी आप समस्या को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। उसके बारे में आपको सरलता के साथ तार्किक रूप से विश्लेषणात्मक तरीके से बतलाया जाएगा। यदि मन में कोई विचार है, कहीं पढ़ने के दरमियान यदि लगता है कुछ थोड़ी सी अस्पष्ट रह गई, कंसेप्ट तैयार नहीं हो सका, आप अपना विचार को रखें। आपकी समस्या का समाधान राजधानी कोचिंग एसके कश्यप के माध्यम से जरूर कर देगा, है ना। और आगे आइए। मंत्री परिषद में मंत्री की संख्या कितनी होगी? मंत्री परिषद में मंत्री की संख्या, कितना होगा? तो 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के आधार पर कितना होगा? लोकसभा, ऐसा कह सकते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन का अधिकतम 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा का निम्न सदन का अधिकतम 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अधिकतम सीमा होती है 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अर्थात
543 गुने 15/100, अधिकतम इतना ही मंत्री हो सकता। ये कब तय किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन? पहला को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा को बोलते हैं राज्य मंत्री, या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा को बोलते हैं उपमंत्री। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। इस सभी मंत्री को सामूहिक तौर पर क्या कहते हैं? इसे मंत्री परिषद कहते हैं। और केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को क्या बोलते हैं? तो मंत्रिमंडल बोलते हैं, है ना। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद जब बोला गया उसमें मंत्रिमंडल शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल बोला गया तब उसमें मंत्री परिषद शामिल नहीं। नंबर, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री परिषद का सदस्य कौन हो सकता है? उसके लिए क्या है? लोकसभा, इसे, और दूसरा राज्यसभा। इस दोनों को क्या बोला गया? विधायिका। ऐसे क्या बोला गया? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। यदि किसी गैर सदस्य को मंत्री बनाया गया हो तो वह अधिकतम 6 माह ही मंत्री रह सकता है। यदि किसी गैर सदस्य को मंत्री बनाया गया हो तो अधिकतम 6 माह ही वह मंत्री रह सकता है। कितना दिन? 6 महीना। 6 महीना के अंदर या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बने, और यदि नहीं बनता है उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना। तो मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। मंत्री की संख्या लोकसभा का अधिकतम 15% होगा। किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, इसका नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। मंत्री कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, या एवं तीसरा उपमंत्री, है ना। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि लिया गया निर्णय, कर्तव्य है कि निर्णय की सूचना, क्या कर्तव्य है कि निर्णय की सूचना किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे, निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो मंत्री परिषद क्या है ये स्पष्ट हो गया, मंत्रिमंडल क्या है ये स्पष्ट हो गया। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को एक बार ही जोड़ा गया है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है, वो भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे जोड़ा गया। मंत्री परिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो गया। तो आपने राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार पढ़ा, उपराष्ट्रपति से संबंधित पढ़ा, और अब प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का सदस्य जो है, मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यहां पर देखिए पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया। तो मंत्री परिषद क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री कौन होते हैं, ये सभी को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। आवश्यकतानुसार डायग्राम भी आपके सामने रखा गया ताकि आप उसके माध्यम से उसका कंसेप्ट को बेहतर, समझ को बेहतर करके अपने सफलता का मार्ग को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पर आइए। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्याय, अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 76 के आधार पर महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा तक। प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा तक। राष्ट्रपति जब चाहें इन्हें पद से हटा सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई सवाल किसी विद्यार्थी का? इनका कार्यकाल क्या होगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, कोई कार्यकाल नहीं होती है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के समान, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के समान, बनने के समान होनी चाहिए।
जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है वह महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल दोनों की अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। ये कौन होता है? ये होता कौन है? तो सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार। महान्यायवादी कौन होता है? सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। यह एकमात्र ऐसा अधिकारी है, एकमात्र अधिकारी है। कैसा अधिकारी? एकमात्र अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी गैर सांसद होते हुए भी यह संसद का किसी भी सदन की बैठक में उपस्थित हो सकता है, उपस्थित रह सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेगा। उपस्थित होकर चर्चा कर सकता है, सवाल जवाब दे कर सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और क्या होगा भाई? यह जो है सरकार का पक्ष कहां रखता है? यह सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी विधि न्यायालय में, जहां भारत सरकार को मुकदमा लड़ना हो, सरकार का पक्ष यह किसी भी न्यायालय में, भारत सरकार के जो भी मुकदमा होगा तो मुकदमा लड़ने का काम कौन करेगा? तो मुकदमा लड़ने का काम यही महान्यायवादी भारत सरकार का मुकदमा, महान्यायवादी जो है भारत सरकार का मुकदमा लड़ने का काम करेगा। कहां? सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी विधि न्यायालय में। किसी भी महान्यायवादी की सहायता के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? सहायता के लिए महान्यायाधिकर्ता, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? सोलिसिटर जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी, तो राज्य में महाधिवक्ता होता है। केंद्र में महान्यायवादी, तो राज्य में महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये प्रथम विधिक अधिकारी किसका होगा? ये राज्य सरकार का होगा, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी।
महान्यायाधिकर्ता कौन है? तो तुषार मेहता है। बिहार का महाधिवक्ता कौन है? बिहार का महाधिवक्ता पी के शाही। तो यहां तक हम लोग जो है हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए, हर एक पॉइंट को पूरी तरह क्रमिक रूप से सिलसिलेवार तरीके से, ताकि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो मनो मस्तिष्क में पूरी तरह रेखांकित हो, ये है, ठीक है, इसके बाद ऐसा होगा। क्रमिक रूप से आपके सामने पूरी तरह स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया, जहां हर एक पहलू को बारीकी से महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से संबंधित तमाम ज्ञान को आप प्राप्त कर लिए। इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहेगी। आज क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले दिन इससे आगे की कड़ी लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपकी अमान।